हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम लोग 2 नंबर के जो आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे लेकर आए हैं। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन देखेंगे। जब भी आपका ये सीरीज देंगे उसमें 5 ही क्वेश्चन रहेगा और हम लोग ऑब्जेक्टिव का सीरीज कर ही रहे थे चैप्टर वाइज, वो भी करते रहेंगे। फिर आपका RTQ चल रहा था, रीजन टाइप क्वेश्चन चल रहा था और साथ ही साथ आज से 2 नंबर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका उसको देखेंगे हम लोग, जो पूरे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल से रहेंगे। तो आज की जो पहला क्वेश्चन होगा बच्चे, आज की जो पहला क्वेश्चन है हमारा, आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है। कहने का मतलब आदर्श घोल क्या है और अनादर्श घोल क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 नंबर में पूछेगा तो अंतर तो नहीं, अंतर भी पूछ सकता है, आदर्श घोल और अनादर्श घोल में अंतर लिखे। लेकिन ये क्या रहा है कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है, केवल परिभाषा लिख के निकल जाना है वहां से। कहने का मतलब कि वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं, और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करते सभी ताप एवं सांद्रण पर, उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। कहने का मतलब जब देखा जाए तो वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का पालन करता है उसे आदर्श विलयन कहते हैं, तथा वैसा विलयन जो सभी ताप एवं सांद्रण पर रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसे अनादर्श विलयन कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे दिमाग में बैठा लीजिए, आदर्श विलयन उसे कहेंगे जो रॉल्ट के नियम का पालन करेगा और जो रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा उसे बोलेंगे अनादर्श विलयन। चला जाए, आज पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। चलिए दूसरे क्वेश्चन क्या आपका क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन को देखिएगा, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी ठोस पर गैस को अधिशोषण को प्रभावित, मीन्स कहने का मतलब ठोस पर गैस का अधिशोषण किया जाए, कोई ठोस पदार्थ उस पर गैस को अधिशोषित किया जाए तो कौन कौन कारक है जो प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहला तो हम तो लिख दे सकते हैं, किसी ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। ठीक है, आप इतना लिखिएगा जरूर, किसी ठोस पर गैस को अधिशोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित हैं, कारक निम्नलिखित हैं। चलिए, तो पहला अधिशोषक की प्रकृति। देखिए 2 चीज होता है, एक अधिशोष होता है, एक अधिशोषक होता है। एक अधिशोष है, एक अधिशोषक। तो अगर हमको जहां चिपका जाए, जहां अधिशोष हो रहा है वो क्षेत्रफल ज्यादा हो, ठोस का क्षेत्रफल ज्यादा होगा, तो ठोस का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो अधिशोषण की भी ज्यादा मात्रा होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि अगर अधिशोषक की क्षेत्रफल अधिक होती है तो अधिशोषण भी अधिक होगा। हम क्वेश्चन का रन हुआ कि ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित, कहने का मतलब गैस का अधिशोषण और उसको प्रभावित करने वाला कारक, तब प्रभावित करने वाला अधिशोषक की प्रकृति हो गया, ताप हो गया। ताप, अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर अधिशोषण घट जाता, मीन्स ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण भी होता। दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है। तो ये सब बातों को याद रखिएगा। कहने का मतलब आपको 3 चीज अधिशोषक की प्रकृति को होता, ताप होता और दाब होता। चला जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है बच्चे, अगला क्वेश्चन, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों। ये देखिए ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा अम्लीय होता है क्यों। तो एक चीज आप समझिए मेरे प्यारे बच्चे, देखिए फिनॉल जो होता है ना, ये फिनॉल हमारा है, ये हमारा फिनॉल है, ध्यान दीजिएगा, OH आपको ऊपर में OH, इसी को फिनॉल बोलते हैं। और ये जब आयन में टूटेगा तो देखिए एक फिनो ऑक्साइड आयन बनेगा और एक आपका O के ऊपर माइनस आ जाएगा और साथ में H कि आपका प्लस बाहर निकल जाएगा। अगर इसी के बाद किया जाए, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए, अगर इसको हटा के इसको बॉन्ड में अगर दिखाया जाए तो एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक बॉन्ड यहाँ होगा, एक बॉन्ड यहाँ होगा। मेरे प्यारे बच्चे आप इसको देखिए, यहाँ पर बॉन्ड है। अब अनुनाद आपको पढ़ाया गया होगा, अनुनाद, रेजोनेंस। देखिए यहाँ पर अनुनाद लग रहा है आपका, ये आपका लोन पेयर या निगेटिव, ये आपका हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा, सिग्मा, और ये क्या कहलाएगा, पाई, मीन्स निगेटिव सिग्मा पाई का कंजुगेशन लग रहा। तो जब ये नीचे आएगा, जब यहाँ पर आएगा, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर आएगा बुआ तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, तो इसको आगे जाने पड़ेगा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। फिर ये नीचे आएगा, इसी तरह से ये यहाँ जाएगा तो माइनस यहाँ आएगा, ये फिर यहाँ जाएगा बुआ, फिर यहाँ पर जैसे जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा तो इसको अगले कोना पर जाने पड़ेगा तो यहाँ माइनस आएगा, ये माइनस को नीचे उतारेंगे तो ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। कहने का मतलब हम ये
कहना चाह रहे हैं कि देखिए फिनॉल जब टूटा था फेनो ऑक्साइड आयन में, इसको बोलते हैं फेनो ऑक्साइड आयन, और फेनो ऑक्साइड आयन में अनुनाद बनती है और अनुनाद से वह अस्थायी हो जाता है, अनुनाद से वह अस्थायी हो जाता है। तो लेकिन अल्कोहल में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि अनुनाद बना दे। तो चलिए तो समझिए जाए, इसका आंसर समझा जाए। देखिए फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है, फिनॉल ज़्यादा अम्लीय होता है क्योंकि इसका फेनो ऑक्साइड आयन, जो फेनो ऑक्साइड आयन आपको अभी बताया ना, ये आपका C6H5O के ऊपर माइनस, ये आयन अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। तो आप इसको अनुनाद बना दीजिएगा तो और अच्छा होगा, आपका 2 नंबर बेस्ट हो जाएगा आपका। तो याद रखिएगा फिनॉल अल्कोहल से ज़्यादा अम्लीय होता है क्योंकि फेनो ऑक्साइड आयन अनुनाद के द्वारा अस्थायी होते हैं। चला जाए नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन आज का क्या है भाई? आज आपका क्या क्वेश्चन? अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या कीजिए। तो अभिक्रिया की कोटि क्या? ये आपका रासायनिक गतिकी से क्वेश्चन दिया है। अभिक्रिया की कोटि क्या है? तो जो आपका सांद्रण होता है, बेग जो आपका निकाला जाता है, बेग जो निकालते हैं उसमें सांद्रण पदों का जो घात होता है उसका योग हम कोटि कहते हैं। कोटि शून्य भी हो सकता है, कोट ऋणात्मक भी हो सकता है। कोट जो होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, कहने का मतलब ये प्रयोग से ही पता चलता है कोटि, लेकिन अनुक्ता जो होती है इसकी उल्टा होती है। तो हमको तो अभिक्रिया की कोटि पूछ रहा है। किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रण के घातांकों के योग को उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। याद रखिएगा, किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रण के घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं तथा अभिक्रिया की कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक हो सकती है। इस बटा में भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। कहने का मतलब ये आप ऐसे समझ जाइए कि धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है और पूर्णांक भी हो सकता है। चला जाए इसी तरह से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? संक्रमण तत्वों में परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होते हैं? डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वे विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। ऐसा क्यों बच्चे? सुनिए मेरी बातों को। डी ब्लॉक के तत्व के बातम कक्षा पूर्ण रूप से भरे नहीं होते। दूसरा पॉइंट, बातम कक्षा के साथ साथ प्लैंटीमेट सेल भी, इनका दोनों का ऊर्जा समान होता है। ऑटरमोस्ट सेल और प्लैंटीमेट सेल का ऊर्जा समान होता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं, जिसके कारण विभिन्न प्रकार के ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं। संक्रमण तत्वों का अंतिम कोष पूर्ण रूप से नहीं भरा होकर आंशिक रूप से भरा होता है, इसलिए ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं। इस श्रेणी के तत्व को बातम कक्षा में प्लैंटीमेट कक्षा की ऊर्जा लगभग समान होती है। या आप इसे या करके रखिएगा, दोनों में से जो आपका अच्छा रहे वो याद कर लीजिए, जिसके कारण दोनों से इलेक्ट्रॉन त्याग होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं। सबसे समझ लीजिए, सिंपल है कि संक्रमण तत्व का अंतिम कोष, बाहर वाला कोष पूर्ण रूप से भरे नहीं होते, आंशिक रूप से भरे होते, जिसके कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दिखलाते हैं। हाँ देखिए, एक एक क्वेश्चन कीजिएगा ना तब ना सीखिएगा। 5 क्वेश्चन हम आपको पर डे अगर दे रहे हैं, 5 ही क्वेश्चन का सीरीज देंगे। अगर अभी से आपको 30 सीरीज देते तो 150 क्वेश्चन हो जाएगा। 150 क्वेश्चन 2 नंबर का पढ़ लीजिएगा तो हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपके लिए जाते जाते एक छोटा सा मोटिवेशनल हो जाए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिनकी सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।